द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टैट के लिए गणित के 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो आपके प्रश्न हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। यह बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस किताब को खरीद सकते हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रत्येक वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर बताते हैं, जिससे हमारा जो टारगेट है वो क्लियर रहे, हम अपने उद्देश्य से भटकने ना पाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रमुख उद्देश्य है कि गणित भैया हमें यहाँ सीखना है, गणित रटना नहीं है और गणित में जादू भी नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको जादू दिखाते हैं, 5 से 10 सेकंड में सवाल सॉल्व करते हैं, उससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। गणित आपको सीखना ही पड़ेगा। तो अगले 4 महीने 5 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है या 6 महीने तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको गणित में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए। जो भी नई चीज़ आपको मिले उसे नोट करते रहिए। धीरे धीरे आप इतने काबिल हो जाएंगे कि 20 में से कम 15-16 जो प्रश्न हैं उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन और बंधु ये बोलते हैं कि गणित उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गणित उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है, गणित उन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है। तो ऐसा कोई भी बहाना यहाँ पर आपका चलने वाला नहीं है। जो आपके सुपर टैट में 20 नंबरों की गणित आती है उसमें कम से कम आपको 15 नंबर लाना ही पड़ेगा। मेरिट में सेलेक्ट होने के लिए कम से कम 15 नंबर होना अति आवश्यक है। सुपर टैट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर गणित में आपके 15 नंबर नहीं रहेंगे तो मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगला हमारा तीसरा और आखिरी उद्देश्य है कि समय को बचाने के लिए आपको कम से कम परीक्षा में 20 में से 7 प्रश्न, 8 प्रश्न या 6 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। अगर आप मौखिक नहीं कर पाते हैं तो 1 या 2 लाइनों में ही उसका आंसर निकाल लीजिए। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट का प्रमुख उद्देश्य है। और जब तक आपका पेपर नहीं होता है इन्हीं हम 3 उद्देश्यों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो लगातार साथ में बने रहिए और अपनी गणित में धीरे धीरे करके सुधार लाइए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आप प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। तो इसके आगे के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, प्रश्न आ चुका है, आप इसको देख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें आपका क्या घात होगा ये आपको बताना है। घात के लिए देखिए बीच में गुणा का निशान है, यानी कि यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x² है। प्लस और माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। इनका जब आपस में गुणा होगा तो ये गुणा तो सबका होगा, इस पूरे पद का इस पूरे पद में गुणा होगा, लेकिन हमें पूरा गुणा नहीं करना है, बड़ी घात को पकड़ लेना है। तो दोनों पदों में जो बड़ी घात है x की घात 3 और यहाँ पर x², इसको पकड़ लेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो x की घात 5 आएगा। तो सबसे बड़ी घात 5 आ रहा है। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के प्रश्नों में जो आपकी बड़ी घात हो जितने भी पदों में उनका अगर यहाँ पर गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पूरे पद का गुणा करने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये जो प्रश्न है ये हमने अभी आपको बताया, कम से कम 6, 7 या 8 प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। तो ये उसी प्रकार का मौखिक प्रश्न है। यहाँ पर आपने x की घात 3 देखा, यहाँ पर x² देखा, दोनों का गुणा करेंगे, स्वाभाविक सी बात है घातें जुड़ जाएंगी, यानी x की घात 5 होगा तो आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है, ये मौखिक आपको करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। समय आपको 2 वर्ष दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5 वर्ष दी गई है और हमारा मूलधन कितना है, 50,000 रुपया मूलधन है। तो स्टूडेंट के पास कुल कितनी धनराशि होगी, यानी कि आपको मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, कोई भी धन कोई भी रुपया होता है वो हमेशा 100% होता है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% होता है। जब पहले साल उसमें 5% की वृद्धि होगी तो जब 5% की वृद्धि होगी तो वो 100% से बढ़कर 105% हो जाएगा, यानी 105% हो जाएगा। दूसरे साल भी कोई भी चीज़ 100% हमेशा रहती है और जब उसमें 5% की वृद्धि होगी तो दूसरे साल भी वो 105% हो जाएगी। यानी कि 2 वर्ष के लिए यहाँ पर बात हो रहा है और वृद्धि 5% है। तो वह आपकी जो वस्तु है पहले साल 105% और दूसरे साल भी 105% हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है, आपको मिश्रधन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो आपका मूलधन दिया गया है उसमें पहले साल 105% की वृद्धि कर दीजिए, ये पहले साल का हो गया, और दूसरे साल 105% की वृद्धि कर दीजिए। यही इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये आपका 50,000 है। यह प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे आपका रहेगा 100 और यहाँ पर परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे रहेगा 100। इसको 5 से कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1 मिनट। तो आप सभी लोग इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 55। 1 मिनट, खांसी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पर आपका जो विकल्प रहेगा, विकल्प सी वाला, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। गुणा भाग कर लीजिएगा। ये 105 और 100 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उसको आप कैंसिल आउट करके जो आपका आंसर निकालेंगे तो 55,125 रुपया आपका आंसर रहेगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, प्रत्येक वर्ष 105% की वृद्धि करके बस जो आपका मूलधन दिया गया है उसमें आपका गुणा करना था। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भी आप लगा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न को आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है। पहले एक वर्गाकार आंसू में खेत दिया गया है। ये वर्गाकार जो खेत है इसकी भुजा जो है, प्रत्येक भुजा जो है, जो पहले वाला खेत है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी भैया? 50 मीटर है। ठीक है। उसके बाद फिर इस वर्गाकार खेत की भुजा को बढ़ा दिया गया और दूसरी कंडीशन में जो प्रत्येक भुजा है वो 100 मीटर है। तो 50 मीटर जो वर्गाकार खेत है उसमें 750 किलोग्राम चावल होता है। तो आपको बताना है 100 मीटर वर्गाकार भुजा वाले खेत में कितना चावल होगा। तो आप ऐसा समझिए कि ये 50 है, ये 100 है, दुगना हो रहा है तो हम लोग 750 का दुगना कर दें और अपना आंसर आ जाएगा 1500। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये खेत है और खेत का हमें क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल निकालना होता है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, भुजा का वर्ग। तो पहला खेत कितना है आपका? 50 मीटर। तो भुजा का वर्ग करेंगे यानी कि ए स्क्वायर करेंगे तो 50 गुणे 50 आएगा। आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 2500 वर्ग मीटर। दूसरी कंडीशन में जब आपका भुजा 100 हो जाती है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी 100 गुणे 100 होगा तो आपका जो क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा? 10,000 वर्ग मीटर। तो ये भी वर्ग मीटर में है, ये भी वर्ग मीटर में है, दोनों आपका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो खेत में फसल होती है वो वर्गाकार खेत के रूप में है यहाँ पर, यानी कि क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल, पहले वाला खेत का क्षेत्रफल दूसरे वाले खेत के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो आपका ये 250 है, 250 का आप 4 गुना करेंगे तो आपका 1000 आएगा, यानी कि 1 जीरो इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। 2500 का जब 4 गुना करेंगे तब आपका 10,000 आएगा। यानी कि पहले वाले खेत का क्षेत्रफल दूसरे वाले खेत के क्षेत्रफल से 4 गुना कम है, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरा वाला खेत का क्षेत्रफल पहले वाले खेत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो जब क्षेत्रफल आपका 4 गुना है तो उत्पादन भी 4 गुना हो जाएगा। तो पहले में उत्पादन अगर 750 किलोग्राम हो रहा था तो दूसरे वाले यानी इस वाले खेत में उत्पादन आपका 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें जब 4 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 300 और 1 जीरो पहले से ही है तो आपका कुल मिला के 3000 किलोग्राम आंसर रहेगा। जल्दबाजी में ये आपका 1500 आंसर मत दीजिएगा, यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न था लेकिन जल्दबाजी में ये गलती हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यदि जीएसटी कर लागू नहीं हो तब उस सामान की कीमत कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए बिंदु है, ये कोई किसी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, किसी वस्तु का, उसमें हमने कुछ टैक्स जोड़ दिया, कर जोड़ दिया, तो ये बी पर पहुंच गया यानी उसका विक्रय मूल्य बढ़ गया। पहले ए पर कुछ रुपया था, पता नहीं कितना था, लेकिन उसमें टैक्स जोड़ दिया तो उसका विक्रय मूल्य बढ़ गया। अब टैक्स में जीएसटी जोड़ता है, टैक्स में क्या जोड़ता है? जीएसटी। तो इसमें जीएसटी जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य और बढ़ गया, तो विक्रय मूल्य और बढ़ के अब इस कंडीशन पर जीएसटी और टैक्स दोनों जुड़कर जो हमारा विक्रय मूल्य है वो आपके प्रश्न में दिया गया है कितना? 25 रुपया। तो 25 रुपया ये आपका ये वाला जो बिंदु है ये आपका विक्रय मूल्य, फाइनल विक्रय मूल्य। ठीक है,
ठीक है। कोई दुकानदार था, उसने वस्तु की कोई कीमत ए बिंदु पर तय की, लेकिन उसमें टैक्स जोड़ा तो हम बी बिंदु पर पहुंचे, और फिर टैक्स जोड़ा तो इसको सी बिंदु मान लो, सी बिंदु पर पहुंचे, तो वो हमारा फाइनल विक्रय मूल्य होगा। तो फाइनल विक्रय मूल्य में आपका जीएसटी और टैक्स दोनों जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस लाइन में देखिए जीएसटी यहाँ पर कर का लिखना जरूरी है। देखिए फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। सुरेंद्र ने एक दुकानदार से 25 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से जो आपके 30 पैसे थे जीएसटी कर में चले गए, जीएसटी में चले गए कितने, 30 पैसे चले गए। जो आपका जीएसटी था वो कर का 6% था, यानी जो टैक्स लग रहा था उसका 6% आपका जीएसटी था। यहाँ का शब्द की कमी है। यदि जीएसटी कर लागू नहीं होता तब सामान की कीमत कितनी होती, तो जीएसटी और टैक्स दोनों लागू ना होता तो सामान की कीमत क्या होती, ये आपको निकालना है। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर टैक्स को आप जो है टैक्स को क्या मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए टैक्स को एक्स मान लेते हैं। अब ये वाली जो लाइन है इसी को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, इसके लिए पेन का कलर पहले चेंज करते हैं। जीएसटी जो है वो कर का कितना है, 6% है, और जीएसटी यहाँ पर दी गई कितना, 30 पैसा। ठीक है, तो कर कितना हमने माना, एक्स माना है, तो एक्स का यहाँ 6%, यानी टैक्स का 6% कितना है, 30 पैसा। तो 30 पैसे को ऐसे लिखा जाता है, तो x गुणे 6, और यहाँ नीचे प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, बराबर यहाँ पर 0.30 हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कितना भैया, ये 30 हो जाएगा, और 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 रुपये आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 100 गुणा करेंगे, दशमलव कैंसिल हो जाएगा 30, और 6 को 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 रुपया बचेगा। तो टैक्स आपका 5 रुपया है। टैक्स कितना भैया आपका, 1 मिनट रेड कलर में करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। कहाँ पर चला गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये टैक्स है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टैक्स है ये 5 रुपये आप निकाल चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो जीएसटी लग रहा है वो 30 पैसे लग रहा था, और टोटल जो फाइनल वैल्यू थी वो 25 रुपये थी। तो अगर इतना घटा देंगे तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था, वो हमारा निकल आएगा। यानी कि अगर हम 25 रुपये में से जो हमारा टैक्स 5 रुपये था उसको घटा दें, और 30 पैसे जो हमारा जीएसटी लग रहा था उसे घटा दें, तो हमारा जो स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य था वो हमारा निकल आएगा। यानी सामान की वास्तविक कीमत क्या थी या विक्रय मूल्य क्या था वो हमारा निकल आएगा। तो चलिए इसको घटा देते हैं। 25 में से 5 जाएगा, 20 बचेगा, और 0.30 घटाएंगे तो 19.70 आपका रुपया आंसर रहेगा। तो 0.30 यानी कि 30 पैसा घटाएंगे 20 में से तो 70 पैसा बचेगा। तो कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा था, घुमावदार प्रश्न था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 कैलकुलेटर का लागत मूल्य x कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का जो मूल्य क्या होगा। तो ये 2 टाइप से सवाल किया जाएगा। पहला हमारा बेसिक मेथड है, और दूसरा हमें इस मौखिक तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक मेथड सीख लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पता है कि क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को कुछ मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि x आपका कैलकुलेटर की संख्या दी गई है, तो इसलिए क्रय मूल्य को हम लोग a मान लेते हैं। a मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। और विक्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को हम लोग b मान लेते हैं। कैपिटल B की वैल्यू को विक्रय मूल्य मान लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में आप करते क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए कहाँ पर लिखें, चलिए यहाँ ऊपर लिखते हैं। 20 कैलकुलेटर का लागत मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। तो 20 कैलकुलेटर का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हमने कितना माना है, a माना है। तो a गुणे 20 बराबर कितना होता है, x कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर किसके है, x कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य कितना है, b के बराबर है। ठीक है, तो b को आप तिर्यक गुणा करके इस तरफ ले आइए तो ये a के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका x है, और 20 तिर्यक गुणा करके जब जाएगा तो आपका x के नीचे आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि a के सामने क्या है x, और b के सामने क्या है आपका 20।
ए हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, बी हमारा क्या था, विक्रय मूल्य था। यानी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, विक्रय मूल्य की वैल्यू 20 आ रही है। तो हमारा जो लाभ होगा, लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य के सामने 20 है तो विक्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य के सामने कितना x है तो क्रय मूल्य x है। तो लाभ हमारा कितना है, 20 माइनस के x, ये हमारा लाभ है। क्रय मूल्य के सामने x है यानी क्रय मूल्य की वैल्यू x, विक्रय मूल्य के b है हमने माना है, तो विक्रय मूल्य के सामने 20 है यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू हमारी 20 है। अब हमें लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, और यहाँ प्रश्न में आपका लाभ प्रतिशत दिया गया है 25%, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत जिसकी वैल्यू 25% दी गई है बराबर क्या होता है, लाभ जो हो रहा है उसे ऊपर लिखिए, लाभ कितना हो रहा है 20 माइनस x, नीचे क्या लिखना होता है, नीचे हमारा क्रय मूल्य लिखना होता है, क्रय मूल्य कितना है x, गुणा किसका करना होता है, 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौके ये 100 हो जाएगा, x का इधर गुणा होगा तो x बराबर 4 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस के 4x, 4x इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 80, और जब 5 का भाग कर देंगे दोनों तरफ तो यहाँ आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू हमें निकालना था, x कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर है और x की वैल्यू 16 आ रही है। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से इन सारे जो लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड था। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप प्रश्न को मौखिक ही कैसे सॉल्व कर सकते थे। मौखिक सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लाभ हमारा कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो किसी भी वस्तु पर जब लाभ होता है तो कोई वह वस्तु 100% होती है। जब 25% का लाभ होगा तो उसका जो फाइनल वैल्यू होगी वो 125% हो जाएगी, ठीक है। कोई भी वस्तु 100% होती है, जब उस पर लाभ होता है तो उतना हम 100% में जोड़ देते हैं। तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125% हमारा विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो आपके A B C D 4 विकल्प दिए गए हैं इनका आप 125% निकालें तो आप जिसमें आपका 20 आ जाता है वही आपका आंसर सही होगा। जैसे कि अगर 16, जैसे कि हमें पता है कि बी हमारा विकल्प सही है, 16 से ही हम निकाल के बता देते हैं। 16 का अगर 125% निकालें तो कितना होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 गुणे 125 और प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा। 25 से कैंसिल करते हैं, ये 5 बार होगा और ये 4 बार होगा, ये 4 चौके 16 होगा और 4 का 5 गुणा होगा तो हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 आपका 16 से आ रहा है, यानी कि 16 आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न को मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपके A B C D जो विकल्प दिए गए हैं इनका 125% निकाल दीजिए, जिससे आपका 20 कैलकुलेटर यानी 20 आ जाए, वही आपका विकल्प सही होगा। तो ये दूसरा मौखिक तरीका था और दूसरा आज से पहले आपको बेसिक तरीका बताया गया है। उम्मीद है दोनों तरीके आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 66 नंबर के प्रश्न पर। देख भैया, इस प्रकार का प्रश्न लोग x मान के करते हैं, फिर घटाते हैं, फिर जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक ही करना है, विकल्प के माध्यम से करना है। विकल्प आपको साफ साफ दिए गए हैं, ठीक है। कोई संख्या है जिसमें 15 और 19 का अनुपात है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें क्या घटाएं कि जो नई संख्या आए उसमें 3 और 4 का अनुपात हो जाए, ठीक है। तो कुछ एक्स वक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको विकल्प दिए गए हैं इसको घटा घटा के देख लीजिए, जिससे आ जाए 3:4, वही विकल्प आपका आंसर होगा। जैसे कि अगर हम लोग पहला विकल्प लें और इस अनुपात में यानी 15 और 19 में से 4 घटा दें, तो अगर 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 19 में से 4 घटाएंगे 15 बचेगा। ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, यानी कि हमारा ये आंसर होगा नहीं। अब अगर ये 5वां विकल्प बी लेके चलें तो बी विकल्प अगर लेके चलेंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 आएगा, और इसको जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5:7 आएगा, यानी कि हमारा 3:4 नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब अगर सी विकल्प लेके चलें तो 15 और 19 अनुपात में कितना घटाना है, 6 घटाना है। घटा के देख लो तो 15 में आप 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 16 में आप 6 घटाएंगे तो 13 आएगा। ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, 3:4 आ नहीं रहा है, विकल्प सी भी आपका गलत हो जाएगा। अब कितना है, विकल्प डी बचा है, 3 घटा के देख लो तो 15 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा,
और 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 16, 17, 18, 19 यानी कि सॉरी क्या बोल रहे हैं 16 आएगा। तो 12:16 आपकी वैल्यू आ रही है। ये एक संख्या यानी 4 से कैंसिल हो रही है, तो 4 के 12 और 4 चौक 16। देखिए आपका अनुपात मिल गया, 3:4 आपको मिल गया। किससे मिला है? ये 3 घटाने से मिला है, यानी कि आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व कीजिएगा, कोई भी यहाँ पर एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है वही हमारा बहुलक होती है। यहाँ पर देखिए 23 एक बार आ रहा है, 23 2 बार है, 23 3 बार है, और कोई संख्या 3 बार तो नहीं है ना। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है वही हमारा बहुलक होता है। आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक सीखना पड़ेगा, और जो आपको बताया है कि भैया कुछ प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, तो ये इसी प्रकार का प्रश्न है। जब भी आपको प्लस का निशान लगा के और इस प्रकार नीचे संख्याएं लिखी गई हों और क्रम से लिखी गई, देखिए यहाँ नीचे 1/√5 + √6, अगले में 1/√6 + √7, अगले में 1/√7 + √8, यानी कि क्रम से संख्याएं लिखी गई हैं, कोई इसमें गैपिंग नहीं है। पहले में 5 6 है, दूसरे में 6 7 है, अगले में 7 8 है, फिर 8 9 है, क्रम से यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करिए, कुछ मत करिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी आखिरी संख्या हो उसे आप लिख लो, ठीक है। और चूंकि यहाँ नीचे प्लस का निशान लगा है तो ऊपर यहाँ माइनस का निशान लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो पहली संख्या है उसे लिख दो। तो हमने पहली संख्या भी लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे प्लस का निशान था तो बीच में माइनस का निशान लगाया। सबसे पहले जो आखिरी वाली सबसे बड़ी संख्या थी उसको लिखा, फिर सबसे पहले वाली जो सबसे छोटी संख्या थी वही उसे लिख लिया। यही आपका आंसर है, ठीक। कोई ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपका आधा एक पन्ना भर जाएगा। तो आप इसमें इस तरीके के सवालों का तरीका सीख लीजिए। क्रमबद्ध तरीके से जब संख्याएं रूट में करके दी गई हों और बटे में हों तो आपका यही फार्मूला होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। √9 का जो वर्ग आप वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, यानी कि यही आंसर होगा। कहाँ पर है ये? विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। तो कुछ चीज़ें टेक्निक भी सीखना चाहिए, ट्रिक भी सीखना चाहिए। तो ये उसी तरीके का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने 69 नंबर के प्रश्न पर। बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। इसको आप कर सकते हैं। 10 सप्ताह और 10 दिन में कितने दिन होते हैं? भैया एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 10 सप्ताह में हो गए 70, तो 10 में 7 गुणा करेंगे 70 और 10 जोड़ दीजिए, हो गया 80। बच्चों वाला प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा। कैलेंडर का एक प्रश्न आएगा लेकिन वो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का होगा, ठीक है। तो 80 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, और यह इस प्रैक्टिस सेट का सबसे खतरनाक प्रश्न है। इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर A/B का मान 1:2 दिया गया है, B/C का मान 3:4 है, C/D का मान 6:9 है, और D/E का मान 12:16 है। तो D और E यानी A से लेकर E तक है, तो A/B/C/E का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। चलिए करते हैं। आपको पता है जब कोई संख्याएं अनुपात में दी गई होती हैं तो इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इसको बटे में सारी वैल्यू लिखते हैं। A/B गुणे आपका B/C गुणे, अच्छा गुणा का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, इसको गुणा का निशान मत लगाइए, ये सिर्फ लिख रहा है, ठीक है। अभी हम उसका आपको ट्रिक समझाते हैं इसमें करना क्या है। C/D और फिर D/E, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। हमने A/B लिखा, B/C लिखा, C/D लिखा, D/E लिखा है। आप संख्याओं को भी ऐसे लिख लीजिए। तो जब A/B लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 1:2 थी, यानी कि यहाँ पर 1/2 आप लिख लीजिए, ठीक है। B/C लिखा, इसका अनुपात में वैल्यू कितनी थी? 3:4, यानी यहाँ पर 3/4 लिख लीजिए। जब C/D लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 6:9, तो 6/4
9 लिख लीजिए। और जब d अनुपात e लिखा तो इसकी वैल्यू थी 12/16, तो यहाँ पर 12/16 आप लिख लीजिए। अभी कुछ नहीं किया है प्रश्न में, सिर्फ लिखा है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से बटे में लिख लेना है। अब क्या करना है ये आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर असली कहानी चालू होती है। आपको जो निकालना है पहले लिख लो, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d अनुपाते e। ठीक है, अब ध्यान से समझो, a का मान निकालना है। a का मान जब निकालना है तो ये सीधा सीधा गुणा होगा, ऐसा गुणा होगा, ऐसा इन संख्याओं में गुणा होगा। a का मान निकालना है तो यानी ऊपर की सारी संख्याओं का गुणा। तो ऊपर कितनी संख्या है, 1 गुणे 3 गुणे कितना है 6 गुणे 12, ये आपका a का मान आ गया। e का मान निकालना होता है तो नीचे की सारी संख्याओं का गुणा, नीचे की जो भी संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा कर दो। तो नीचे कौन सी है, e का मान हम पूछ रहे हैं, सबसे आखिरी वाली संख्या। तो e कितना है, 2 है, 4 है, नीचे की संख्याएं, ठीक है, गुणे 9 है और गुणे 16 है। तो a और e का मान आपको समझ में आ गया। a का मान निकालने के लिए ऊपर की सारी संख्याएं गुणा, e का मान निकालने के लिए नीचे की सारी संख्याओं का गुणा। अब ध्यान समझिए, अब b पर आते हैं। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए b कहाँ है भैया, ध्यान समझिए, यहाँ पर b यहाँ पर है, b आपका यहाँ पर है। नीचे से ऊपर जाइए और फिर आप आगे बढ़ जाइए। बात समझ आया, b का मान निकालने के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो b नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। और किस कलर में करें, चलिए नीला कर लेते हैं। b का मान निकालने के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए b में हमने समझाया है, फिर आप सीधा बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसे से करना है, यानी कि 2 में 3 का गुणा। पहले 2 3 के बगल में गया, फिर 3 6 के बगल में गया, और 6 किसके बगल में गया, 12 के बगल में गया। ठीक है, ये हो गया b का मान। अब c का मान निकालने के लिए अलग पेन का इस्तेमाल करते हैं। c का मान किससे निकलें, चलिए ग्रीन से निकालते हैं। c कहाँ, देखो भैया c यहाँ है तो इन दोनों को मिला दो। c यहाँ है ना, तो c यहाँ है, पहले इन दोनों को मिलाया, फिर इसका गुणा किया और फिर ये b के बगल वाला गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से c का मान निकालना है। c का त्रिगुणा करो यहाँ, यानी कि b से पहले c पे जाओ, फिर c से ऊपर वाले c पे जाओ, फिर c से बगल वाले d पे जाओ। तो कहने का मतलब हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, और फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 6 से 12 के पास में जाना पड़ेगा। ऐसे करना है, यानी कि 2 गुणे हमें 4 करना है, और फिर गुणे 6 करना है, और फिर गुणे यहाँ पर हमें 12 करना है। ठीक है, सवाल कुछ कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो तरीका है उसको समझिए। आपको इस प्रकार के प्रश्न पेपर में मिलते ही रहते हैं। अब एक बचा है, एक और सीख लो। तो उसको हम किस पेन से निकालें, वैल्यू, और कहाँ गया, चलिए उसको हम लोग इधर से निकालते हैं। क्या बचा है, d देखो भैया d कहाँ है, पहले जितने दोनों d है ना, दोनों d मिला दो। तो दोनों d हमने मिला दिया, नीचे को ऊपर मिला दिया। फिर आप क्या करो, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। ठीक है, तो d ऊपर, यानी कि पहले हमें ऊपर वाले d से नीचे वाले d के पास में आना है, और फिर हमें ऐसे बढ़ जाना है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, पहले 12 होगा, फिर हम 9 के पास में आए, और फिर हम 4 के पास में गए, और फिर हम 2 के पास में गए। लो भैया, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको करना है, तब आपको आंसर आएगा। अब इसमें कैंसिल आउट कर लीजिएगा, कैंसिल आउट आप गुणा भाग आप करिएगा। ठीक है ना भैया, जैसे 3 देखिए सभी में है तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 सभी में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से चाहे तो यहीं पर कैंसिल कर लीजिएगा कौन किस में है, यानी A B C D में जो कॉमन मिले उसको यहीं पर कैंसिल कर लीजिएगा, आपस में गुणा मत करिएगा। चाहे तो आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो आपका A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू आएगी 216, B की जो वैल्यू आएगी वो 432 आएगी, और C की जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर 576 आएगी, और D की जो वैल्यू आएगी वो 864 आएगी, और E की जो वैल्यू है 1152 है। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी। चाहे तो यहीं पर कैंसिल कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चाहे तो पहले गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद कैंसिल करना है। तो अब आप इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 72 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। इस प्रकार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल जो आपका आंसर आएगा 3:6:8, और फिर 12 और 16, ये आपका फाइनल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो गुणा भाग आपको करना है। यहाँ पर गुणा भाग करने में हम लोग ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। तो कहाँ पर है आपका पहला वाला विकल्प, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक ना भैया,
तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है, इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि जो आपको बताया जा रहा है कि मात्र 100 रुपये में आप 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर खरीद लीजिए। आप सभी माताएं बहनें और भाई बंधुओं के पास ज़्यादा रुपया नहीं होता है, तो मार्केट से सभी प्रैक्टिस सेट खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब एक प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत लगभग 150 रुपया होती है और उसमें 15 से 20 प्रैक्टिस सेट ही रहते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट जब आपको मात्र 100 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब तक लगभग 1000 बच्चों ने हम पर भरोसा किया है, 1000 से ज़्यादा बच्चों ने हम पर भरोसा किया है, उन्होंने इस प्रैक्टिस सेट को खरीदा है। हम लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करते थे, तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। उसके बाद अब ये प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है। तो कहने का मतलब 1000 बच्चों ने हमें ऊपर भरोसा किया है, तो आप भी भरोसा करिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको सुपर टेट तक सारी चीज़ें रट जाएंगी। अब तक आपने सुपर टेट की तैयारी नहीं किया है तो अब से पढ़ना स्टार्ट करिए। सुपर टेट का जब भी एग्ज़ाम होगा तो सारी चीज़ें रट जाएंगी। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में बड़ी बड़ी कोचिंगें चलती हैं सुपर टेट की। बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं और अभी से 110 और 120 नंबर ला रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जो अभी से पढ़ रहे हैं और आप अभी से नहीं पढ़ रहे हैं तो कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचिए समझिए और प्रैक्टिस सेट को जरूर खरीदिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।